Hello dear students, welcome you all to the IGSO topic we are learning on कि IGSO का हमारा टॉपिक चल रहा था फ्लूइड का, राइट। और लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड के देखा था कि एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ वगैरह तक देख लिया था हमने, राइट। और आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, राइट। तो while proceeding with the equation of continuity and Bernoulli's theorem, there are certain points that we should be known to them, that कि first one is streamline flow। तो streamline flow होता क्या है? streamline flow को समझने के लिए ये समझो कि जब कहीं से पानी निकल रहा हो, कोई पाइपलाइन से या कहीं से पानी ऊपर फ्लो कर रहा है, तो जो पानी के ऊपर पार्टिकल्स होंगे, जो उसके पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, वो एक उसके साथ फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक। उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ फ्लो। जिस पाथ से वो फ्लो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ फ्लो। अब देखना कि एक पार्टिकल यहां से इस जा रहा है, एक पार्टिकल यहां से जा रहा है, एक पार्टिकल वहां से जा रहा है, राइट। तो जब वो फ्लो कर रहे हैं, हर मॉलिक्यूल, हर पानी का हर वो मॉलिक्यूल, ये पॉइंट यदि हम कंसीडर कर ले या यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर ले, तो उसका हर मॉलिक्यूल वहां से पास करेगा, ठीक। उस लाइन से उसके पीछे का सारा मॉलिक्यूल जितना है पानी का सब पास करेगा, और उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, कि वो एक स्ट्रीम में जा रहा है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, स्ट्रीम में जा रहे हैं सारे, एक लाइन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक। उसी को बोलते हैं हम स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन को हम स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो को हम स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में क्या आई बात कि जो पाथ लेके जा रहा है पार्टिकल, उसको तो हम बोलते हैं लाइन ऑफ फ्लो। और जो स्टेडी फ्लो कर रहा है कि सारे पार्टिकल पास कर रहे हैं, कहां से, एक ही पॉइंट से यदि सारे पार्टिकल पास कर रहे हैं, वो किसी दूसरे लाइन में मर्ज भी नहीं हो रहे, उसके पीछे का जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो यहीं से, यदि एक पॉइंट हमने ये बना लिया तो यहाँ से जो पार्टिकल होगा इसी से पास करेगा, इसके पीछे जितने पार्टिकल्स हैं सब उसी लाइन से पास करेंगे, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। इसी प्रोसेस को, जो कि जो पार्टिकल सारे पास हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्ट्रीम लाइन फ्लो की, वो देखो कि जो टेंजेंट, यदि कोई एक पार्टिकल जो फ्लो हो रहा है, यदि किसी पॉइंट पे हम उसका टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे ये किया हुआ है ना, एक पॉइंट लिया, यहां से उस पार्टिकल का टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पे लिया उसका टेंजेंट ड्रॉ किया, वो लिया उसका टेंजेंट ड्रॉ किया। जब हम उसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो फ्लूइड पार्टिकल से उस पॉइंट पे हमें मिल जाएगी, ठीक। यहां पे यदि कोई टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, यहां पे यदि हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इस वेलोसिटी, जो इस डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो मिल जाएगी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उसकी हमें किस डायरेक्शन में वो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी हमें पता लग जाएगी, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्ट्रीम लाइन फ्लो की, कि ये जो स्ट्रीम लाइंस है ना अलग अलग, ये दोनों स्ट्रीम लाइन एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसी पाथ को फॉलो करेगा, सिंगल पाथ को, उसी लीनियर सिंगल पाथ को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर की स्ट्रीम लाइन जो है वो नीचे वाले से मर्ज हो जाए या जाके कहीं इंटरसेक्ट कर दे, ठीक। ये बात याद रखना आप लोग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेमिनर फ्लो की। तो लेमिनर फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो, ये तीनों बात अप्रॉक्स सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इन तीनों में नहीं है। लेमिनर फ्लो को हम इन जनरल स्ट्रीमलाइन फ्लो ही बोलते हैं। लेमिनर फ्लो क्या होता है कि जब लिक्विड फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लेयर्स के फॉर्म में डिफरेंट वेलोसिटी से, ठीक, तो उसके फ्लो, उस लिक्विड के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, लेमिनर फ्लो। अब यूं समझो कि फर्श पे कोई पानी गिरा दिया आपने, ठीक, बाथरूम का फर्श होता है, फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर यदि आपने पानी गिरा दिया, तो उस पे जब पानी गिराओगे तो लेयर्स में डिवाइड होगा वाटर, राइट। वो लिक्विड जो है लेयर्स में डिवाइड होगा। तो जो टॉप का है, ये फर्स्ट लेयर है, वो डिफरेंट वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, उसके नीचे का लेयर डिफरेंट वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, उसके नीचे का डिफरेंट वेलोसिटी से, उसके नीचे का डिफरेंट वेलोसिटी के, और सबसे नीचे डिफरेंट वेलोसिटी के। इन सारे लेयर्स की वेलोसिटी तो अलग अलग रहेगी, लेकिन इनका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, जो फ्लो है, जो डायरेक्शन है फ्लो का, वो एक ही डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट लाइन में ही होगा। स्ट्रीम ही बोल सकते हैं हम इसको, इसीलिए हम इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलते हैं। यही होता है लेमिनर फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, अब समझो टर्बुलेंट फ्लो में कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, अभी तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, ठीक, वहां पे वेलोसिटी डिफरेंट थी। टर्बुलेंट में क्या होगा कि जो
फ्लो हो रहा है फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी जो है सारे पार्टिकल की किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग रहेंगी। क्या रहेंगी? अलग अलग रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी। तब उस टाइप के जो मोशन रहेंगे फ्लूइड के, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एकदम इरेगुलर हो जाएंगे। जैसे ये देख रहे हो आप लोग, यहां से एक स्ट्रीम लाइन आ रही थी, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया गया, तो अब जब यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो पानी ने तुरंत पाथ डेविएट किया पाथ, इरेगुलर शेप हो गया ना, दिख रहा है ना, इरेगुलर शेप हो गया। पाथ डेविएट करते ही जो वेलोसिटीज हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, सेम स्ट्रीम लाइन है लेकिन एक ही पॉइंट पे वेलोसिटीज डिफरेंट हो जाती हैं, उसी को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। रियल में अपन देख सकते हैं कि पाइप से जब नॉर्मली वाटर, कोई पाइप है, यहां से जब नॉर्मली वाटर फ्लो हो रहा है, एक पंप से चलाया आपने, मोटर ऑन करी है और पाइप से पानी रेगुलर गिर रहा है, तो जो नॉर्मल फ्लो है उसका वो स्ट्रीम लाइन हम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन, ठीक। लेकिन जैसे उस फ्लो के बीच में अब हम लोग कुछ भी एक लकड़ी उठाएं और उस बीच में, उस पानी के फ्लो के बीच में लगा दें, फिर वो पानी उस पर गिरने के बाद जो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, फिर उसके बाद जो नीचे का फ्लो हो रहा है पानी, उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, आई बात समझ में? ओके। रेनॉल्ड्स नंबर, तो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड, साइंटिस्ट थे अपने रेनॉल्ड, उनके अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है किसी लिक्विड की, किसी नैरो ट्यूब में, बहुत लॉन्ग नैरो ट्यूब इमेजिन कर लो कि कोई नैरो सी ट्यूब है, पतली सी ट्यूब है, बहुत लॉन्ग है, ठीक है। अब इसमें जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डायमीटर ऑफ द ट्यूब का एक डाया होगा, ठीक। इसमें जो फ्लूइड होगा, जो फ्लो कर रहा होगा, उसकी एक अपनी डेंसिटी होगी, ठीक। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। ये दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तुरंत हम एक कांस्टेंट यहां पे लेट करते हैं जो आ जाता है कैपिटल आर। रेनॉल्ड्स साहब ने उसका नाम दे दिया कैपिटल आर, अपने नाम से ही रख दिया, आर दे दिया, ठीक। अब जब आर की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये आता है क्रिटिकल वेलोसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डायमीटर ऑफ द ट्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। अब ध्यान देना कि रेनॉल्ड नंबर जो है यदि वो 2000 से लेस है, if the Reynolds number is less than 2000, then the flow of liquid is streamline or laminar. But if the Reynolds number R is greater than 3000, then flow is turbulent. And if the same Reynolds number R lies between 2000 and 3000, then flow is unstable. तब फ्लो क्या होगा? अनस्टेबल होगा, और मतलब में चेंज, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, टर्बुलेंट भी होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, टर्बुलेंट होगा। ये किस कंडीशन की बात है? जब पाइप के बीच में, जब पाइप से पानी गिर रहा था उसके बीच में आपने एक लकड़ी लगा दी, ठीक है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, तब उस कंडीशन में जो फ्लो है वो कौन सा है? अनस्टेबल कंडीशन का, मतलब टर्बुलेंट भी है, स्ट्रीमलाइन भी है, राइट। ओके, अब आगे अपने टॉपिक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है ये हमें क्या बताता है कि यदि कहीं किसी पाइप में या किसी जगह से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक, तो जो एरिया रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रहेगा किसी भी ट्यूब का जिस जगह से पास कर रहा है, वो ज्यादा रहेगा। यदि एरिया ज्यादा है तो वहां पे जो उसकी वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, और यदि एरिया कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। यही बताता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसी से हमें एक इक्वेशन मिल गई कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। क्या मिला? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। लेकिन ये जो है एक्सप्रेस किया जाता है किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनेमिक्स। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर्स में जो बात करी थी वो फ्लूइड स्टैटिक्स की करी थी, राइट। स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड के बारे में पढ़ा था। अभी यहां से जो हमारा चैप्टर, ये लेक्चर शुरू हुआ
इसमें हमने डायनेमिक्स की बात करी, किसकी? फ्लूइड डायनेमिक्स की। और फ्लूइड डायनेमिक्स में हमने सबसे पहले जो देखा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो, राइट, टर्बुलेंट फ्लो, और अभी आ गया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी समझ में आ गया, सिंपली है, इट स्टेट्स दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the tube, the area of cross section of the tube of flow becomes larger. If it becomes larger, then the liquid speed या fluid speed or velocity of the fluid becomes smaller. And if the area is smaller, then velocity at that point, velocity of the fluid at that point will be larger, right? अब देखो कि वेलोसिटी जो है लिक्विड की वो ज्यादा होगी किसमें? नैरो ट्यूब्स में, कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन ब्रॉडर लाइन या ब्रॉडर ट्यूब्स। ठीक, यदि नैरो ट्यूब है तो वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी, ब्रॉडर है तो वेलोसिटी उसकी कम होगी। इसका लाइव एग्जांपल्स आप घर में यदि पाइप यूज करते हो तब भी देख सकते हो। जैसे ही पाइप का हम एरिया कम कर देते हैं, जहां से पानी निकल रहा है, पाइप से पानी निकल रहा होता है, यदि इस पाइप का मुंह हमने दबा दिया, ठीक है, प्रेस कर दिया उसके मुंह, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। देखा है सभी ने, प्रैक्टिकल भी किया होगा खुद से। अब समझ में आया, वही है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वहीं से आया। ठीक, अब देखो इस कंडीशन को डीप वाटर में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? सरफेस पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा, कोई नदी देखा है आपने? नदी देखी तो उसमें सरफेस पे देखेंगे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहता है पानी के ऊपर, बट जैसे जैसे डीप जाते हैं वहां पे पानी में डिस्टर्बेंस कम हो जाता है, बहुत शांत तरीके से पानी बह रहा होता है। तो क्यों होता है? इसी की वजह से तो होता है। नीचे जाके एरिया बड़ा हो गया, एरिया बड़ा हो गया तो जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो बहुत आराम से जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। बट वहीं टॉप पे देखो आप, एरिया थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू डीपर, तो वो वेलोसिटी इतनी तेज दिखती है, फील होती है कि हाँ बहुत तेज पानी बह रहा है, राइट। ये सेम चीज इसी से होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। अब एनर्जी जो है, फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है तो उसमें एनर्जी होगी, राइट। फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें एनर्जी होगी। अब कौन कौन सी एनर्जी होती है जो उस फ्लूइड में होती है? एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है प्रेशर एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी जो फ्लूइड से प्रोसेस की जाती है उसको हम डिनोट करते हैं हाफ mv स्क्वायर से। किससे? हाफ mv स्क्वायर। उस मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसको, जो एनर्जी प्रोसेस की गई है फ्लूइड के बाद द्वारा, जो एनर्जी प्रोसेस की गई है फ्लूइड के द्वारा, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय फ्लूइड ड्यू टू its motion is called kinetic energy, and kinetic energy of a fluid of mass m moving with speed v is half mv square, right? and kinetic energy per unit mass, पर यूनिट मास की बात जब करेंगे, अभी क्या था? मास m था, टोटल मास की बात हो रही थी, अब पर यूनिट मास की बात होगी तो m से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? हाफ v स्क्वायर, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड ऑफ मास m एट a height h is mgh। ठीक, किसी हाइट h पे कोई पानी रखा हुआ है, जैसे अपन बीकर में पानी रख दे टेबल के ऊपर तो एक हाइट मिल गई उसको। ठीक, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उस कंडीशन में? वो mgh आ जाएगी, राइट। और जब पर यूनिट मास की बात करेंगे तो gh रहेगा। ठीक, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी क्या है? एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। टैंक है, टैंक में पानी रखा हुआ है, तो टैंक में जब पानी रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। जब वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो उसकी वजह से जो एनर्जी उसमें है, उस प्रेशर क्रिएट करने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जो पानी टैंक में, तो उसकी वजह से जो एनर्जी उसके पास है उसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। ठीक है, चलो लेट अस सपोज कि एक ये टैंक, ठीक, टैंक में इधर एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, अब पिस्टन पे जो प्रेशर लग रहा है फ्लूइड के द्वारा वो क्या है? P है। ठीक, और जो इसका एरिया है, किसका? क्रॉस सेक्शन एरिया है पिस्टन का, वो A है। ठीक है, तो उसकी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन कितना हो जाएगा? PA हो जाएगा। जो फोर्स उस पर लग रहा होगा, जो फोर्स हमें पता है P इज इक्वल टू F बाई A होता है, राइट। तो F इज इक्वल टू PA हो जाएगा ना, जो फोर्स वहां पे लग रहा है वो PA हो जाएगा। ठीक, अब सपोज करो कि उस पिस्टन को थोड़ा पीछे खींच दिया, उस पिस्टन को थोड़ा सा पीछे खींच दिया। जब यहां से पीछे खींचा
तो dx हम लेट कर लेते हैं, वो डिस्टेंस मूव किया पिस्टन, ठीक, डिस्टेंस मूव किया dx, तो वर्क डन जो हुआ फोर्स के द्वारा, जो वर्क डन हुआ यहां पे जो वर्क डन हुआ वो कितना हो गया, pa dx, फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ वो कितना हो गया, pa dx। अब pa dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं p dv, क्यों, क्योंकि dv जो है a dx होगा, वॉल्यूम एरिया इनटू जो उसने डिस्प्लेस किया पिस्टन जो पीछे किया वो, ठीक। तो वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्वेप्ट, मतलब जितना वॉल्यूम उस लिक्विड का पीछे हुआ, जो लिक्विड यहां से जाके उसमें घुसा, इस एरिया, पहले पिस्टन यहां था, पिस्टन अब पीछे गया तो इतना ब्लैंक हो गया, उस ब्लैंक को भरने के लिए, उस ब्लैंक एरिया को भरने के लिए फ्लूइड गया, ठीक। तो वो वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू डीएक्स, वो स्मॉल एरिया, स्मॉल स्पेस जिसको फ्लूइड ने भरा, ठीक है, तो उसको पीडीवी भी हम बोल सकते हैं। अब वर्क डन जो हुआ इस पे वो इक्वल होना चाहिए प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड। इस लिक्विड का जो प्रेशर एनर्जी था कंटेनर के अंदर, वर्क डन जो यहां हुआ वो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी जो था लिक्विड का वॉल्यूम डीवी का, वो कितना था, पीडीवी, कितना था प्रेशर एनर्जी, पीडीवी, ठीक। अब मास ऑफ लिक्विड जो वॉल्यूम है, मतलब इसमें जो मास होगा वो कितना होगा, रो डीवी, ठीक। तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, राइट। तो प्रेशर एनर्जी जब हम पर यूनिट मास की बात करेंगे, प्रेशर एनर्जी जब हम पर यूनिट मास की बात करेंगे तो पी डीवी अपॉन रो डीवी हो जाएगा, और डीवी से डीवी कैंसिल हो गया तो पी अपॉन रो हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई हाफ वी स्क्वायर, पीछे से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास में कितनी मिली थी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितनी मिली थी, रो mgh होती है, gh मिल गई थी, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल गई, P अपॉन रो, ओके। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक अपना बर्नौलीज थ्योरम, राइट। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि जितनी एनर्जी इस पे लग रही है, कोई भी वाटर जब फ्लो कर रहा है किसी ट्यूब में या किसी जगह से फ्लो कर रहा है, या किसी कंटेनर से फ्लो कर रहा है दूसरे कंटेनर में, या कहीं जा रहा है, तो उस पे जितनी एनर्जी उस पे लग रही है उनका जो सम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। उनका जो सम है, पर यूनिट एरिया बोल लो, सॉरी पर यूनिट वेट बोल लो या पर यूनिट वॉल्यूम बोल लो, ठीक है, वो किसी आइडियल फ्लूइड की बात हो रही है, किसी आइडियल फ्लूइड की बात हो रही है, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कौन कौन सी एनर्जी काम करती है जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, तो कितनी एनर्जी काम करती है, तीन, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, ये बात हुई थी। अब उन तीनों का जो सम होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, यही है बर्नौलीज थ्योरम, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट वेट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे तो हमें याद होना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड की जब बात हुई थी तो वो इनकंप्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है, राइट, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक। वो उसमें अंदर फ्रिक्शन नहीं होगा, उसके जो लेयर्स होंगे वो इजिली फ्लो करेंगे, एक के ऊपर एक जो लेयर्स होते हैं, ठीक, कोई एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं करेगा फ्लो को, ठीक है। यही है बर्नौली थ्योरम। नेक्स्ट देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है बर्नौलीज थ्योरम का। तो पहला एप्लीकेशन जो है वो टॉर्सेलीज थ्योरम में है। उन्होंने क्या बताया था, साइंटिस्ट से टॉर्सेली, तो उन्होंने बताया था कि कोई टैंक है, यदि हमें स्पीड निकालनी हो, मतलब वेलोसिटी निकालनी हो वाटर की, उसमें यदि होल है तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं इस होल को, लीकेज जो होता है, यदि किसी टैंक में लीकेज हो जाए, हमें स्पीड निकालनी हो, कैसे वो कितनी स्पीड से वो पानी बाहर निकल रहा है, तो कैसे निकालेंगे। सपोज करो कि पॉइंट ए है, ठीक, वहां पे प्रेशर P है, अब प्रेशर V है लेकिन वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वहां से कोई लीकेज नहीं है, वहां पानी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी V1 0 हो गया। H1 जो हाइट है H1 वो H है, ठीक है, हाइट लेट कर लिया H है। पॉइंट P पे हमारा प्रेशर P2 जो है P हो गया, क्योंकि जो प्रेशर एक जगह होगा वही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड सब जगह सेम रहेगा, ये पढ़ा था हमने, ठीक। जो V2 है वेलोसिटी रहेगी वो समथिंग रहेगी, V लेट कर लिया, जो H हाइट है वो 0 लेट कर ली, ठीक है। अब बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, जितनी एनर्जी इस पे लग रही है उनका जो सम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। तो जो पॉइंट ए पे एनर्जी लग रही है वो भी कांस्टेंट, जो पॉइंट बी पे एनर्जी लग रही है वो भी कांस्टेंट, तो इन दोनों की एनर्जीज को हम इक्वल दिखा सकते हैं, वही किया। पॉइंट ए पे जो
प्रेशर एनर्जी लग रही है, क्या है प्रेशर एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, प्रेशर एनर्जी कितनी है, P1 अपॉन रो, अभी निकाला था पोटेंशियल एनर्जी P अपॉन रो, ठीक है। प्रेशर P पोटेंशियल है और ये प्रेशर है, सॉरी 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 सॉरी, ये प्रेशर एनर्जी है, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर एनर्जी कितनी, P1 अपॉन रो प्लस GH1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ V1 स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट ए पे सेम एनर्जीज पॉइंट टू V पे भी है, उनको इक्वल दिखा दिया। अब इस इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है फाइनली, कि हाफ V स्क्वायर जो है हाफ V2 स्क्वायर, ठीक। V1 स्क्वायर जीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। यहां पे हाइट जीरो है, H2 जीरो है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई, राइट। यहां पे V2 बचा, P अपॉन रो बचा, P अपॉन रो बचा, राइट। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास क्या बच गया, हाफ V2 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू GH, इतना बच गया। यहां से हम देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू रूट ओवर 2GH, ये मिल गया, V इज इक्वल टू रूट ओवर 2GH। ये टॉर्सिलिस थ्योरम है, टॉर्सिलिस थ्योरम है स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालने की, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर की जब बात हो रही है तो ये एक गेज होता है, वेंचुरी मीटर जनरली एक गेज होता है जो कि फ्लो, पाइप के फ्लो में लगाया जाता है मेजर करने के लिए स्पीड किसका, कि कितने स्पीड से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कितने स्पीड से लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसके लिए यूज होता है, राइट। तो मान लेते हैं कि कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। वो एक पाइप से फ्लो कर रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और A2 उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जहां पे थ्रोट है उसका, या वहां पे यूं समझो कि पाइप थोड़ी सी दबी हुई है, ऐसे समझ लो, ठीक है। वहां A2 है, मतलब एरिया कम हो गया वहां पे, ठीक। और एक मैनोमीटर लगाया गया है इन दोनों के डिफरेंस को मेजर करने के लिए, इन दोनों के डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। V1 जहां एरिया A1 है वहां वेलोसिटी जो फ्लूइड की है वो V1 है, जहां एरिया A2 है वहां वेलोसिटी फ्लूइड की V2 है, राइट। तो अब बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, जितनी एनर्जी यहां लग रही है, जितनी एनर्जी इस पॉइंट पे लग रही है पॉइंट ए पे, वो कांस्टेंट होगी, उनका सम कांस्टेंट होगा, और जितनी एनर्जी पॉइंट बी पे लग रही है उनका सम भी कांस्टेंट होगा। तो देखो बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं उस पे, तो अप्लाई करते ही क्या मिला हमको, कि P1 अपॉन रो प्लस GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 अपॉन रो प्लस GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर। मतलब जो उसकी पोटेंशियल, जो उसकी प्रेशर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, उसका सम, प्रेशर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे जो है उसका सम, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसको सॉल्व जब कर रहे हैं हम लोग, जब इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो हम H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, हाइट सेम है दोनों कंडीशन में, दोनों पॉइंट्स पे हाइट सेम है, राइट। तो हमने क्या किया, H1 H2 को H ही लेट कर दिया। जब H लेट कर लिया तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए, राइट। अब P2 माइनस P1, P2 अपॉन रो को इस तरफ ट्रांसपोज किया, एक दूसरे की तरफ ट्रांसपोज किया, तो P2 माइनस P1, P1 को उधर ले गए, P2 माइनस P1 किया, ठीक है। अब इधर देखो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया। जब एक दूसरे को ट्रांसपोज किया तो उसके बाद P1 माइनस P2 क्या बच गया हमको, P1 माइनस P2 क्या बच गया, हाफ रो ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, राइट। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई करेंगे इस पे, क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वो क्या बताया था हमको कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यही कहता है कि एरिया जो है वो एरिया और वेलोसिटी जो है फ्लूइड की एक पॉइंट पे जहां है वही सेम पॉइंट कांस्टेंट रहती है। तो A1 V1 जो है वो भी कांस्टेंट है, A2 V2 वहां की जो वो भी कांस्टेंट है, इन दोनों को इक्वल दिखा दिया था, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब वो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 से हमें V2 की वैल्यू मिल गई। V2 वैल्यू क्या मिल गई कि A1
अपॉन A2, A1 अपॉन A2 और ये V1, V2 मिल गया हमको, राइट। अब V2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पे, इक्वेशन A जो मिला था या इक्वेशन 1 मान लो इसको यहां पे। अब यहां पे जब V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देखो V2 की वैल्यू हमने क्या रख दी, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन इनटू V1 स्क्वायर। अब V2 की जगह हमने क्या रख दिया, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको सब्स्टिट्यूट करके जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिला, हाफ रो V1 स्क्वायर ब्रैकेट में A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर -1। क्या क्या यहां से V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया बाहर, राइट। अब देखना, जब उस इक्वेशन में हमने क्या देखा कि जो A1 एरिया है, जो A1 एरिया है वो ज्यादा है किससे, A2 से, ठीक है। तो जो प्रेशर होगा जब A1 एरिया ज्यादा है A2 से, तो यहां जिस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा P2 से, पॉइंट बी की प्रेशर से पॉइंट ए का प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक। तो यहां पे जो अभी हमने पीछे निकाला था V1, ये निकाला था, ठीक। अब देखो यहां से हम कह सकते हैं कि V1 स्क्वायर जो है, V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमने निकाला था डिफरेंस, ये था V1। अब हम क्या ले रहे हैं, इस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2, 2 ऊपर चला जाएगा, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी तरफ, तब देखो क्या बन जाएगा, 2P1 माइनस P2 अपॉन रो ब्रैकेट में A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब इसको जब फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन गया 2A2 स्क्वायर ब्रैकेट P1 माइनस P2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब हमें पता है कि P1 माइनस P2 जो है वो रो GH होता है, डेल P हो गया ना, वो P1 माइनस P2 क्या हो गया, डेल P हो गया, और प्रेशर इज इक्वल टू रो GH होता है, ये हमें पता है। तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन मैनोमीटर, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन मैनोमीटर, ठीक है, इसलिए लिखा है रो M। एंड H इज द डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ द लिक्विड लेवल्स इन द टू ट्यूब्स, ठीक है। ये H क्या है, डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है दोनों ट्यूब का, ये जो पॉइंट A और पॉइंट ये मैनोमीटर है, इसका जो ट्यूब है उसका हाइट का डिफरेंस है। अब देखो P1 माइनस P2 की जगह हमने क्या रख दिया, रो GH रख दिया, P1 माइनस P2 की जगह, P1 माइनस P2 की जगह उस इक्वेशन में क्या रख दिया, रो GH रख दिया, ठीक। अब V1 स्क्वायर था, स्क्वायर तो अंडर रूट लग गया। अब हमें V1 की वैल्यू ये फाइनली मिल गई, V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 रो MGH अपॉन रो इन ब्रैकेट A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर -1, राइट। अब यहां से एक चीज और ध्यान दें कि जो फ्लो रेट है, जो फ्लो रेट है वो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज गिवन बाय R इज इक्वल टू V1 A1। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, हर सेकेंड में जो वॉल्यूम लिक्विड का फ्लो कर रहा है वो कैसे निकाल सकते हैं हम, V1 A1 से। V1 की वैल्यू यहां पता है हमको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो कर्व्ड पाथ ऑफ स्पिनिंग बॉल, ये क्या है, एप्लीकेशन है किसका, बर्नौलीज थ्योरम का, बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन था। पहला था टॉर्सेलिस थ्योरम, ठीक है, और अब अभी देख रहे हैं हम लोग कर्व्ड पाथ पे स्पिनिंग बॉल। अब ये देखो मजेदार चीज क्या है, क्रिकेट सब खेलते होंगे, राइट। उसमें देखना, ध्यान देना कि जब बॉलर बॉलिंग करता है, जैसे गेंद हाथ से छूटी तो ऐसा तो होता नहीं कि जैसे ही आपने फेंका वो बिना स्पिन किए एक ही डायरेक्शन में बस जाके गिर रही है ना, वो स्पिन करना शुरू करती है। जब वो स्पिन करना शुरू करती है, मतलब स्पिन भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, स्पिन भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, स्पिन करते हुए आगे बढ़ रही है, तभी तो वो गिरने के बाद जैसे ही उठती है तो डाइवर्ट होती है। स्पिन इसी को तो बोलते हैं, है ना। स्पिनर बॉलर, स्पिनर बॉलर होते हैं, वो क्या करते हैं, यही तो करते हैं, यही बर्नौलीज थ्योरम ही अप्लाई होता है उसमें, उस कंडीशन में। देखो जब वो स्पिन कर रही है तो उसके आसपास की जो एयर है वो तो एक सर्कुलर बॉन्ड बनाएगी उसके साथ, राइट। उसके आसपास की एयर जो है वो तो सर्कुलर बॉन्ड बनाएगी, जो बॉल से एकदम सटी हुई चिपकी हुई एयर होगी वो तो मस्त एकदम सर्कुलर उसके साथ ही स्पिन करेगी, उसके आसपास की एयर उसके साथ घूमती रहेगी। लेकिन उसी सेम टाइम पे वो आगे भी तो बढ़ रही है, और जब बॉल आगे बढ़ रही है तो एयर क्या है, एक तरह की गैस है, तो वो क्या हुआ, फ्लूइड हुआ, राइट। तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, जैसे ही आगे बढ़ रही है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हुए आप देखोगे जैसे आगे बढ़े तो पीछे का जो स्पेस है वो ब्लैंक हो रहा है, पीछे का स्पेस ब्लैंक हो रहा है। अब उसको फिल करने के लिए आगे की जो एयर है बहुत तेजी से पीछे आएंगी, है ना। ये देखो
बॉल आगे जा रही है, स्पिन कर रही है, तो इसके पास की जो इससे पास की लेयर है वो तो सर्कुलर मोशन पे है, एकदम सर्कुलर उसके साथ स्पिन कर रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो एयर आगे बढ़ रही है तो एयर जो है उस वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है उस बॉल के आगे बढ़ने की वजह से, उसको भरने के लिए सारी एयर लेयर्स जो है पीछे आ रही हैं, राइट, ठीक। अब जब वो पीछे आ रही हैं उस समय देखो क्या हो रहा है कि पीछे आते हुए यहां पे इस डायरेक्शन में देखना, यहां क्या हो रहा है, इसके पास की जो एयर है वो स्पिन कर रही है इसी डायरेक्शन में, ठीक, वो स्पिन कर रही है बॉल के फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही, एक ही डायरेक्शन है। लेकिन जो एयर अपोजिट से आ रही है इस गैप को फिल करने के लिए, जो पीछे वैक्यूम हुआ है वो अपोजिट से आ रही है, राइट। तो इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ऊपर, बॉल के ऊपर की डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट हुई तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, लो होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी लो होगी यहां पे, राइट। अब यहां पे देखो सेम डायरेक्शन है दोनों की सेम डायरेक्शन है ना, बॉल के पास स्पिन कर रही है बॉल, तो जो एयर यहां की उसके साथ ही स्पिन कर रही है उसके नजदीक वाली एयर, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम हुई। डायरेक्शन जब सेम हुई तो वेलोसिटी क्या हो गई, हाई हो गई। अब वेलोसिटी ऊपर जब लो हुई तो प्रेशर हाई हो गया, नीचे जब वेलोसिटी हाई हो गई तो प्रेशर लो हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। और इसी को हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट भी, इसी को हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। ये जो प्रोसेस हो रहा है फॉलो, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट भी, ठीक। और यही है कर्व्ड पाथ ऑफ स्पिनिंग बॉल जो स्पिन कर रहा है उसका कर्व्ड पाथ जो फॉलो हो रहा है यही है, राइट। आई बात समझ में, ओके। अब देखो एरोफॉइल, ये भी क्या है, एप्लीकेशन है किसका, बर्नौली थ्योरम का। अब ये एरोफॉइल क्या होता है, प्लेन हम सबने देखा है, ठीक है। अब उसमें देखो साइंस जो इनरोल है, उसकी जो विंग्स होती हैं वो भी बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल पे डिजाइन करी जाती हैं। अभी बॉल वाला एग्जांपल देखा था, अब यहां भी सेम कंडीशन देखो, उसकी जो विंग्स होती हैं प्लेन्स की वो इसी बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल पे डिजाइन करी जाती हैं। इस तरीके से बनाई जाती है जब वो आगे बढ़ेगी, जब उसकी विंग्स आगे बढ़ेंगी तो ऊपर की जो एयर है, ऊपर की जो एयर है वो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। वेलोसिटी तेज होगी तो यहां पे वेलोसिटी यहां हाई हो जाएगी, ऊपर वाली कंडीशन में। वेलोसिटी हाई हुई तो प्रेशर लो रहेगा, ठीक। और नीचे वेलोसिटी लो रहेगी, वेलोसिटी लो रही तो प्रेशर हाई रहेगा, ठीक। जब अब ध्यान देना कि यहां पे कंडीशन वही है, स्पिनिंग बॉल वाला केस ही है कि यहां से स्पीड से जा रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक। डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो जो पार्टिकल यहां से दोनों एक साथ चलना शुरू किए, दो पार्टिकल से यहां पे मान लो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, स्ट्रीम लाइन है, इन दोनों का एक पैरेलल पार्टिकल चलना शुरू किए, ये ऐसे आ रहा होगा कहीं से, ये ऐसे आ रहा होगा कहीं से, यहां से पैरेलल पार्टिकल्स चलना शुरू किए। अब इन पार्टिकल्स को एक साथ जाके यहां पे एक साथ मिलना है, ठीक है, यहां एक साथ मिलना है। तो यहां से ये पैरेलल है और यहां से जाने के बाद वहां एक साथ मिलना भी है, तो ये इसके पास तो एरिया कम है ना, यहां तो एरिया कम है, तो ये तो अपना जो स्पीड रहेगी यहां पे ये तो आराम से जाएगा। लेकिन यूं समझो कि इसको तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यहां पे एरिया तो ज्यादा है, तो ये तो बहुत तेजी से भागने की कोशिश करेगा, ये बहुत तेजी से भागने की कोशिश करेगा क्योंकि इस पॉइंट पे इनको मिलना है जाके, है ना। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ी थी, तो स्पीड यहां तो मिलना रहेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये तेजी से यहां से ट्रेवल कर रहा होगा, तेजी से जा रहा है मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, नीचे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा हो गया, और ये जो प्रेशर ज्यादा हुआ यही है अपवर्ड फोर्स, एक इसको अप्लाई होता है, इसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होने की वजह से अपवर्ड फोर्स अप्लाई होता है, और इसी अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, थ्रस्ट, और इसी थ्रस्ट की वजह से इसको एक अपलिफ्ट मिलता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोफॉइल। ये जो चीजें हो रही हैं, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसी डायनामिक इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरोफॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये किसका है एग्जांपल, बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन का एग्जांपल है, ठीक। बर्नौलीज थ्योरम वहां भी अप्लाई होता है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक,
ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक वाले केस में भी बर्नौलीज थ्योरम लगता है। कैसे कि उस कंडीशन में क्या होता है, कोई पर्सन यदि एडवांस हार्ट कंडीशन से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो आर्टरी है उसकी वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, राइट। किसकी वजह से? क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेग की वजह से इनर वॉल्स जो है उसकी वो ड्राइव करती हैं ब्लड को पूरे कंस्ट्रिक्शन में, ठीक, तो उसको कंस्ट्रिक्ट करती हैं वो, ठीक है। अब डिमांड जैसे ही ज्यादा हुई ब्लड की, जिस जगह पे डिमांड ज्यादा हुई ब्लड की उस जगह पे वो बहुत तेजी से हार्ट पंप करना शुरू करेगा, राइट। तो यहां भी क्या अप्लाई हो रहा है, बर्नौलीज थ्योरम हो रहा है कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा हुई वहां प्रेशर कम हो जाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रही, स्ट्रीमलाइन फ्लो हुआ ना, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा हुई वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, जहां पे वेलोसिटी कम हुई वहां प्रेशर ज्यादा हो जाता है। उसी कंडीशन की वजह से वो हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, राइट। हम इस बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन आपने देखा होगा किसी किसी के घरों में, जब बहुत तेज तूफान या आंधी आती है उस कंडीशन में क्या होता है, टीन शेड उड़ जाते हैं, टीन शेड जो लगे होते हैं, है ना, रूफ टॉप है, टीन शेड वाले उड़ते हुए देखे होंगे शायद या सुने होंगे। तो वो क्यों होता है, उस कंडीशन में ऐसा क्या होता है कि चेंज हो जाता है, ये उड़ जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है। तो अभी हमने एरोफॉइल वाला केस देखा ना, उस एरोफॉइल वाले केस को ही अप्लाई कर लो यहां पे, बर्नौलीज थ्योरम का ही, कि जब बहुत तेज हवा आ रही है, ठीक, बहुत तेज हवा आ रही है, यहां आई, टकराई, चली गई, तो जब वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर यहां कम हो गया, वेलोसिटी ज्यादा है प्रेशर कम हो गया। और जब यहां से हवा गुजर रही है तो यहां तो आराम से पास होगी ना, तो नीचे वेलोसिटी कम हो गई, नीचे वेलोसिटी कम हो गई तो प्रेशर ज्यादा हो गया, नीचे वेलोसिटी कम हुई तो प्रेशर ज्यादा हो गया, और प्रेशर ज्यादा हुआ तो कितना ज्यादा हो गया, 1 atm से भी ज्यादा हो गया वो प्रेशर नीचे का। और नीचे का प्रेशर ज्यादा होते ही वहां पे एक अपवर्ड फोर्स लगने लगता है, अपवर्ड फोर्स जैसे ही लगा तो वो अपलिफ्ट करने लगा उस रूफ सरफेस को। इसी वजह से वो जो रूफ सरफेस है ना, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वो रूफ को उड़ा ले जाता है। जैसे ही रूफ ऊपर उठा उसके बाद तो फिर बाकी बचा हुआ काम वो विंड कर देती है, राइट। ओके, तो आई डू बिलीव कि इतनी चीजें समझ में आई। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा, ठीक। देखो पहला क्या कहता है कि ए सिलेंडर ऑफ हाइट 20 मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। एक सिलेंडर है 20 मीटर का, वो पानी से भरा हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ वाटर थ्रू अ स्मॉल होल ऑन द साइड वॉल ऑफ द सिलेंडर नियर इट्स बॉटम। ऐसे मान लो ठीक, सिलेंडर है, नहीं समझ में आया, रुक जाओ। सपोज करो ये सिलेंडर है, ठीक है, इसकी हाइट h है, हाँ सॉरी हाइट h है, h जो है 20 मीटर दिया हुआ है, राइट, पानी से भरा हुआ है ये। इसमें एक स्मॉल होल है, यहां कहीं होल है जहां से पानी निकल रहा है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, velocity of efflux of water through a small hole on the side wall of the cylinder near its bottom is, ठीक है। velocity of efflux फाइंड करना है, क्या, velocity of efflux। तो टॉर्सिली थ्योरम अभी हमने पढ़ा था, टॉर्सिली थ्योरम पढ़ा था ना, तो वहां से velocity of efflux निकाली थी, v is equal to √2gh, याद आया, निकाला था। हाइट हमको दिया ही है तो 2 इंटू जी दिया है, क्या जी नहीं दिया है तो 10 लेट कर लो। एच कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, ठीक है, 20 मीटर दिया है तो हमने 10 मान लिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे 4400, ये कितना आ गया, 20 मीटर, मीटर है ना, मीटर, 20 मीटर, ठीक, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या पूछता है हमसे कि अ लिक्विड फ्लोज इन अ ट्यूब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन फिगर, लेफ्ट टू राइट एज शोन इन फिगर, ठीक है। A1 एंड A2 आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोजिशंस ऑफ ट्यूब एज शोन, देन रेशियो ऑफ स्पीड्स V1 अपॉन V2 विल बी। कुछ समझ में आया, बहुत आसान है, बहुत आसान। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद आई, क्या था, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि एरिया
एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट होती हैं एक पॉइंट पे, राइट? तो यहां की एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट, यहां की एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना? तो हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है किसका? स्पीड का। V1 अपॉन V2 पूछ रहा है, तो V1 अपॉन V2 क्या हो जाएगा? A2 अपॉन A1 हो जाएगा। अरे हाँ हो जाएगा, A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1। ध्यान से V1 अपॉन V2 पूछा है, तो V2 को नीचे ट्रांसपोज किया तो A2 अपॉन A1, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके गुड। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है? एयर इज स्टीमिंग पास्ट अ हॉरिजॉन्टल एयरप्लेन विंग सच दैट इट्स स्पीड इज 120 मीटर पर सेकेंड ओवर द अपर सरफेस। एयरप्लेन विंग की बात हो रही है। एयरप्लेन विंग याद आया? अभी केस पढ़ा हमने, उसमें जो विंग है उसके ऊपर जो स्पीड है वो 120 मीटर पर सेकेंड है, और लोअर सरफेस पे जो स्पीड है वो 90 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर दे दिया है, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 मीटर kg per meter and wing is 10 meter long, okay, and has an average width of 2 meter, okay. Then the difference of pressure on the two sides of the wing, wing के ऊपर और नीचे वेलोसिटी दे दी और वहां पे प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है, तो क्या था? विंग के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा हुई तो प्रेशर कम होगा, विंग के नीचे वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम हुई तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? उसमें बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी वहां होगी, सॉरी जितनी एनर्जीज ऊपर काम कर रही होंगी, उसका जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक, जितनी नीचे एनर्जीज काम कर रही होंगी उसका जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट? तो देखो ऊपर क्या क्या लग रहा है, मान लो प्रेशर लग रहा है, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ रो V1 मान लेते हैं, डेंसिटी है ना, एयर में कुछ डेंसिटी होगी, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा? नीचे के प्रेशर प्लस नीचे की काइनेटिक एनर्जी, यही होगा, नीचे के प्रेशर प्लस नीचे की काइनेटिक एनर्जी। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब P2 माइनस P1 पूछ रहा है। तो P2 माइनस P1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर, राइट? यहां से हाफ रो कॉमन ले लिया तो क्या बचा? V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक, हमें डेंसिटी ऑफ एयर पहले से पता है 1.3 kg पर मीटर क्यूब होगी। ठीक है, V1 वेलोसिटी पता है 120 मीटर पर सेकेंड, V2 पता है 90 मीटर पर सेकेंड, तो इसको मैं सीधे वैल्यू रख दूंगा, तो ये हो गया 1.3 है, सॉरी 1.3 इंटू V1 क्या है? 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 120 का स्क्वायर माइनस V2 का 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 90 का स्क्वायर, राइट? अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत? 1/2 इंटू 1.3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 120 प्लस 90 इंटू 120 माइनस 90, राइट? ये हो गया। अब देखो 1/2 इंटू 1.3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1.3 ये आ जाएगा 0.65, राइट? 120 प्लस 90 210, राइट? इंटू 120 माइनस 90 30, ओके। फिर ये बन गया 0.65 इंटू 6300, ओके। अब 6300 और 0.65 का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये समथिंग आएगा, पॉइंट से कट गया तो
4095, 63 और 65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4095 पास्कल, 4095 पास्कल, 4000, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान था, आसान है। देयर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ अ टैंक हैविंग वाटर, ठीक है, इफ टोटल प्रेशर एट बॉटम इज 3 atm, देन वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम होल इज। क्या समझ में आया? एक टैंक है, नीचे कोई होल है, और जो टोटल प्रेशर है बॉटम पे वो 3 atm का है। तो प्रेशर दे दिया है बॉटम का कितना, 3 atm। तो 3 atm को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। अब देखो प्रेशर जो एक दिया है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू, ठीक है, तो जो एक समझो कि जो टैंक है उस पर एक टोटल प्रेशर लग रहा होगा, है ना। उस लिक्विड कॉलम की वजह से, जो लिक्विड उसमें भरा हुआ है टैंक में, उसकी वजह से जो प्रेशर है वो P1 मान लें। क्या बोला, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ये तो बॉटम का प्रेशर दिया था, जो बॉटम पे प्रेशर लग रहा है, लेकिन उस लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो मान लो P1 है, और वो कितना लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, P1 कितना लगेगा भाई, मतलब नेट निकालना है हमको। बॉटम का दिया है, बॉटम का 3 इंटू 10⁵, और एटमॉस्फेयर की वजह से भी तो एक प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको माइनस कर दो, 1 माइनस इंटू 10⁵, यही होगा ना। तो ये फाइनली क्या मिल जाएगा हमको, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही तो है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम P1, जो टोटल प्रेशर उसके उस पे लग रहा है बॉटम पे, और जो एक्सटर्नल ऊपर से लग रहा है उसको माइनस कर दिया, है ना, राइट। अब हमसे पूछ रहा है क्या, वेलोसिटी। तो हमें पता है टॉर्सली थ्योरम से, टॉर्सली थ्योरम से पता है v इज इक्वल टू 2gh होता है, √2gh होता है ना, निकाला तो वहां पे। तो अब देखो इसको क्या मैं 2p1 अपॉन रो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे, प्रेशर इज इक्वल टू √gh होता है, राइट। तो यहां पे रो एब्सेंट है, इसलिए P1 अपॉन रो लिखा, मतलब प्रेशर अपॉन रो लिख दिया, ठीक है, इसलिए 2p1 अपॉन रो। अब P1 की वैल्यू हमें पता है कितना है, 2 इंटू 10⁵, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, वाटर की बात हो रही है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी लिखेंगे, 10⁻³ 1000 होती है ना। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻² अंडर रूट इज इक्वल टू √400, 400 मीटर पर सेकेंड आएगा, 400 मीटर पर सेकेंड, उसको 20, ठीक है, क्या दिया, हाँ अंडर रूट में दिया है, तो कितना आंसर आ गया, पॉइंट ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, √400। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है, एट व्हाट स्पीड द वेलोसिटी हेड ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर हेड ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, वेलोसिटी हेड दिया है, वेलोसिटी हेड क्या होता है, कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ये इक्वल टू कितनी हो जाएगी, हाफ रो वी स्क्वायर के, राइट, हाफ रो वी स्क्वायर के। प्रेशर हेड है, प्रेशर हेड किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर हेड है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, √gh के, हाँ प्रेशर इक्वल √gh होता है ना, उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि वेलोसिटी हेड जो है वो इक्वल है किसके, प्रेशर हेड के। ओके, 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गिवन है ना वो, तो हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू √gh लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, यहां से रो से तो रो कैंसिल हो जाएगा, तो v हमें क्या मिल गया, 2gh अंडर रूट, राइट, ये मिल गया। ओके,
एच की वैल्यू हमको पता है कितनी, 40 सेंटीमीटर, 2 इंटू, ध्यान देना क्या 40 सेंटीमीटर दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, तो जी की वैल्यू जो हम यहां रखेंगे वो क्या रखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, जब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो क्यूब में आ जाएगा वो, राइट। और अब रखेंगे 40, तो ये आ गया 80,000 अंडर रूट। 80,000 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये समथिंग आएगा 282.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किस में आया, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और ऑप्शंस दिए मीटर पर सेकेंड में। तो इसको जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे आप, ये हो जाएगा 2.828 मीटर पर सेकेंड, दिया है 2.8। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, तो आज के लेक्चर्स में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम हमने देख लिया और सीख लिया, राइट। आई डू बिलीव कि आप सभी को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 के साथ फ्लूइड के, और तब तक के लिए थैंक यू।